10th क्लास का इकोनॉमिक्स 3 लेसन तक हो गया था। आज चौथा लेसन है। चौथा लेसन का नाम है, देखेंगे हम लोग चौथा लेसन का नाम है हमारे वित्तीय संस्थान। हमारी वित्तीय संस्थान जो चौथा लेसन है वो हमारे वित्तीय संस्थान। वित्तीय संस्थान कहा जाता है बैंक को। बैंक के बारे में वित्तीय संस्थान क्या है? बैंक जो पैसे का कार्यभार करता है, जो पैसे से संबंधित जो कार्य करता है वह वित्तीय संस्थान है। पैसा देना, पैसा लेना, जमा करना, यह सारी संस्थान वित्तीय संस्थान के अंतर्गत आती है। तो पहला सवाल है कि वित्तीय संस्थान है क्या? तो वित्तीय संस्थान उसे कहते हैं वैसा संस्थान जो उद्यम और व्यावसायिक कार्य करने के लिए, उद्यम का मतलब हुआ हमारे लिए जैसे वो कोई उपयोगी काम है, पैसा नहीं है मेरे पास, पैसा की ज़रूरत है, तो जो संस्थान पैसा दे दे। व्यावसायिक कार्य करने के लिए, कोई बिजनेस करने के लिए, व्यवसाय करना है, उसके लिए पैसा नहीं है तो एक संस्था है, उससे हम ले सकते हैं। जो बैंक होता है उससे पैसा हम लेते हैं, या महाजन होता है उससे भी हम लोग पैसा लेते हैं। तो वैसा संस्थान जो उद्यम और व्यावसायिक कार्य करने के लिए ग्राहक को रुपया देता है, उस संस्थान को क्या कहते हैं? वित्तीय संस्थान कहते हैं। क्या है वित्तीय संस्थान? तो वैसा संस्थान जो उद्यम और व्यावसायिक कार्य करने के लिए, या तो उद्यम और व्यावसायिक कार्य करने के लिए जो ग्राहक को रुपया देता है उसे क्या कहते हैं? वित्तीय संस्थान। वित्तीय संस्थान दो प्रकार का होता है। जैसे जो यह पैसों से संबंधित जो पैसा लेना देना जमा करना है, जो उद्यम और व्यावसायिक कार्य करने के लिए हमें पैसा देता है, तो उस तरह के संस्थान दो प्रकार का है। उसके आधार पर वित्तीय संस्थान कितने प्रकार के? दो प्रकार का। एक है संस्थागत वित्तीय संस्थान और दूसरा है गैर संस्थागत वित्तीय संस्थान। संस्थागत वित्तीय संस्थान पहला है संस्थागत और दूसरा गैर संस्थागत। मतलब वित्तीय संस्थान को कितने भागों में बांटा गया, या वित्तीय संस्थान कितने प्रकार का होता है? दो प्रकार का। एक संस्थागत वित्तीय संस्थान, दूसरा गैर संस्थागत वित्तीय संस्थान। इन दोनों को समझेंगे कि क्या है संस्थागत और क्या है गैर संस्थागत। पहला देखेंगे संस्थागत वित्तीय संस्थान क्या होता है। पहला संस्थागत वित्तीय संस्थान। संस्थागत वित्तीय संस्थान क्या है? संस्थागत वित्तीय संस्थान। संस्थागत वित्तीय संस्थान वैसा वित्तीय संस्थान जो सरकार के द्वारा संचालित किया जाता है। मतलब कि इसमें जो काम करने वाला व्यक्ति होगा, कर्मचारी होगा, जो भी लेन देन हो रहा है, इस पर सरकार द्वारा संचालित होता है। वह जो संस्थान खुलेगा उस संस्थान का मालिक कौन होगा? सरकार द्वारा संचालित होता है। जितने लोग काम करेंगे वो उनकी सरकारी नौकरी होगी। जितने भी कर्मचारी उस संस्थान के अंदर काम करेंगे वे सरकारी होंगे। मतलब सारा जो वहाँ कार्य होगा वह सरकार द्वारा संचालित होगा। तो वैसा वित्तीय संस्थान जो सरकार द्वारा संचालित होता है उसे संस्थागत वित्तीय संस्थान कहते हैं। इसमें जितने भी कर्मचारी काम करते हैं उनकी जो वेतन होती है कौन देती है? सरकार देती है। तो ऐसी वित्तीय संस्थान को संस्थागत वित्तीय संस्थान कहते हैं। दूसरा है गैर संस्थागत वित्तीय संस्थान। गैर संस्थागत मतलब इसमें आएगा संस्थागत वित्तीय संस्थान में जो सरकारी बैंक है, बहुत सारे सरकारी बैंक है, पंजाब नेशनल बैंक, स्टेट बैंक, SBI, स्टेट बैंक ऑफ इंडिया, SBI, तो इस तरह वो सब सरकार द्वारा संचालित हो रहा है, तो सब संस्थागत वित्तीय संस्थान है। लेकिन गैर संस्थागत वित्तीय संस्थान जैसे बैंक के अलावा भी कुछ ऐसी संस्था है जो हम लोगों को रुपया दे देता है। जैसे शुद्ध पर कोई पैसा देता है, ब्याज पर पैसा देता है, महाजन देता है, कर देता है। तो इस प्रकार इस पर सरकार का कोई संचालन नहीं है, सरकार उसका मालिक नहीं है। हम किसी को पैसा दे रहे हैं, अब वापस कैसे लेंगे वो हम समझेंगे, सरकार नहीं समझेगा। तो ऐसे संस्थान को गैर संस्थागत वित्तीय संस्थान कहते हैं। वैसा वित्तीय संस्थान जो सरकार द्वारा संचालित ना होकर कोई निजी व्यक्ति द्वारा संचालित होता है, तो ऐसे संस्था को क्या कहते हैं? गैर वित्तीय संस्थान कहते हैं। वित्तीय संस्थान क्या है? तो वैसी संस्था जो उद्यम और व्यावसायिक कार्य करने के लिए ग्राहक को रुपया देता है उसे वित्तीय संस्थान कहते हैं। वित्तीय संस्थान कितने प्रकार के? दो प्रकार का। संस्थागत वित्तीय संस्थान, गैर संस्थागत वित्तीय संस्थान। संस्थागत वित्तीय संस्थान क्या है कि जो सरकार द्वारा संचालित होता है। संस्थागत वित्तीय संस्थान जो सरकार द्वारा संचालित नहीं होता है, गैर संस्थागत वित्तीय संस्थान। ठीक है, हम लोग सरकारी संस्थागत वित्तीय जो संस्थागत वित्तीय संस्थान है उसका ज़्यादा महत्व देंगे, क्योंकि वहाँ पैसा ज़्यादा सुरक्षित रहेगा। अगर हमें पैसा जमा करना है तो संस्थागत वित्तीय संस्थान ज़्यादा अच्छा है। अगर लोन लेना है तो
गैर संस्थागत वित्तीय संस्थान से जल्दी मिल जाता है, क्योंकि हमारे गांव के आसपास में रहता है, जो महाजन देने वाला होता है, कर देने वाला होता है, या ऐसी कोई प्राइवेट संस्था होती है जो हम लोगों को ब्याज पर पैसा देता है, तो उससे जल्दी मिल जाता है। लेकिन अगर संस्थागत वित्तीय संस्थान में जाते हैं तो कुछ उसका प्रोसेस है और इंतज़ार करना पड़ेगा, ऐसा नहीं है कि जाएंगे उसके पास मिल जाएगा। तो यह हुआ संस्थागत और गैर संस्थागत। इसी के आधार पर एक क्वेश्चन पूछता है कि सेवा कितने प्रकार का होता है। सेवा कितने प्रकार का होता है, एक बार का पूछा हुआ क्वेश्चन है कि सेवा कितने प्रकार के होते हैं। तो सेवा भी 2 प्रकार का ही होता है। इसी के आधार पर जो वित्तीय संस्थान 2 प्रकार के, उसी प्रकार सेवा भी 2 प्रकार का, एक होता है सरकारी सेवा, एक होता है सरकारी सेवा और एक होता है गैर सरकारी सेवा। गैर सरकारी सेवा, सेवा कितने प्रकार के, 2 प्रकार के, सरकारी सेवा, गैर सरकारी सेवा। सरकारी सेवा वैसी सेवा जो सरकार के द्वारा दी जा रही है, सरकार द्वारा प्रदान की जा रही है, मतलब उसमें जो कर्मचारी काम कर रहा है, हम जो सेवा ले रहे हैं, तो जो व्यक्ति हमें सेवा कर रहा है उसका कोई ना कोई तो पैसा दे रहा होगा। अगर पैसा नहीं देगा वो काम नहीं करेगा, तो उसको पैसा सरकार देता है, तो उस सेवा को सरकारी सेवा, मतलब जो सेवा सरकार द्वारा दी जा रही है। जैसे ट्रेन पर हम चढ़ के जा रहे हैं, ट्रेन पर बैठते हैं, एक स्थान से दूसरे स्थान जा रहे हैं, ये किसका सेवा है, सरकारी सेवा है, क्योंकि वह सरकार द्वारा संचालित हो रहा है, सरकार द्वारा दी जा रहा है। गैर सरकारी सेवा, जैसे अभी हम पढ़ा रहे हैं तो इस पर सरकार का कोई, सरकार द्वारा ये नहीं हो रहा है, हम पैसा लेंगे पढ़ाएंगे, तो यह गैर सरकारी हुआ। जो सरकार द्वारा नहीं दी जा रही है, किसी निजी व्यक्ति के द्वारा दी जा रही है, तो वह गैर सरकारी है। हम ऑटो पर बैठ के एक जगह से दूसरी जगह जाते हैं, तो वह सरकारी नहीं है, हम ऑटो वाला को पैसा देते हैं और उसका मालिक वह खुद है। तो इस प्रकार से वह गैर सरकारी सेवा हुआ कि वह बेचारा अपना पूंजी लगाया है, अपना पूंजी लगाकर वह कमा रहा है, सेवा कर रहा है, हम लोगों को सेवा दे रहा है, तो इस प्रकार की सेवा गैर सरकारी सेवा। और जो सरकार द्वारा सेवा दी जा रही है, सरकारी सेवा। ठीक है, तो वित्तीय संस्थान में हम लोग हैं। इसके बाद आगे है भूमि बंधन बैंक क्या है। भूमि बंधन बैंक, भूमि बंधन बैंक क्या है। भूमि बंधन बैंक, अगला क्वेश्चन लिखेंगे कि भूमि बंधन बैंक क्या है। तो भूमि बंधन बैंक वैसा बैंक होता है, एक ऐसा वित्तीय संस्थान होता है जो जमीन के कागज को जमा ले लेता है और कुछ समय के लिए, एक निर्धारित समय के लिए, जैसे हमको लोन चाहिए, पैसा चाहिए बैंक से, तो बैंक किसी को ऐसे पैसा नहीं देता है, आखिर कुछ ऐसा प्रूफ बनाएगा कि आपके पास पूंजी है। इससे पिछला लेसन में, पिछला जो क्लास था, पिछला लेसन था, उसमें साख का आधार बताए थे कि साख का कितने आधार है, तो साख का वहाँ पर आधार पढ़े थे। उसमें एक क्या था कि पूंजी, पूंजी भी देखना पड़ता है, अगर पूंजी नहीं है तब तक हमको कोई लोन नहीं देगा। तो बैंक क्या करती है कि ज़मीन के कागज़ को जब्त कर लेता है, माने ज़मीन आपके पास है, उसके कागज़ को जब्त करने क्यों लेता है, अगर हम पैसा नहीं चुकाते हैं लोन, तो क्या करेगा बैंक कि वो आकर ज़मीन पर कब्जा कर लेगा, इसीलिए वह ज़मीन के कागज़ को जब्त कर लेता है और जब्त करके ग्राहक को क्या करता है कि पैसा देता है, रुपया देता है। तो ऐसे बैंक को भूमि बंधन बैंक कहा जाता है। वैसा बैंक जो भूमि के कागजात को जब्त करता है और जब्त करके ग्राहक को रुपया पैसा देता है, ऋण देता है, तो वैसे बैंक को भूमि बंधन बैंक कहा जाता है। आगे कोर बैंकिंग प्रणाली क्या है। कोर बैंकिंग प्रणाली क्या है। कोर बैंकिंग प्रणाली क्या है। अच्छा, यहाँ से एक क्वेश्चन है कि यह जो वित्तीय भारत में मुंबई जो शहर है उसको वित्तीय राजधानी कहा जाता है। ऑब्जेक्टिव के लिए याद रखें कि भारत का जो वित्तीय राजधानी है किसे कहा जाता है, मुंबई को। मुंबई को वित्तीय राजधानी कहा जाता है। और एक है वित्तीय वर्ष। ऑब्जेक्टिव के लिए 2 बात याद रखना जरूरी है। वित्तीय वर्ष कब से कब चलता है, तो 1 अप्रैल से 31 मार्च तक। 1 अप्रैल से कहाँ तक, 31 मार्च तक वित्तीय वर्ष की अवधि है। 1 अप्रैल से 31 मार्च जो है हमारा वित्तीय वर्ष है।
दोनों ऑब्जेक्टिव। वित्तीय राजधानी पूछेगा तो मुंबई, मुंबई को वित्तीय राजधानी कहा जाता है। भारत का वित्तीय राजधानी मुंबई, मतलब सबसे ज़्यादा पैसा कहाँ है तो मुंबई शहर में, क्योंकि यहाँ बड़े बड़े लोग हैं, बड़े बड़े बिल्डिंग हैं, तो इसी को वित्तीय राजधानी कहा जाता है। मुंबई को भारत का वित्तीय राजधानी कहा जाता है। वित्तीय वर्ष 1 अप्रैल से 31 मार्च तक वित्तीय वर्ष, 1 अप्रैल से 31 मार्च तक वित्तीय वर्ष ऑब्जेक्टिव के लिए बहुत ज़रूरी है। 1 अप्रैल से 31 मार्च को वित्तीय वर्ष कहा जाता है। ठीक है, यहाँ तक आगे बढ़ते हैं। कोर बैंकिंग प्रणाली क्या है? कोर बैंकिंग प्रणाली होता है कि जैसे बैंक आज ग्राहकों को विभिन्न प्रकार की सेवा उपलब्ध करा रही है, जिसमें देखते होंगे आप कि अगर हम किसी शहर में उस एक बैंक में, जैसे हम एग्जांपल लेते हैं कि स्टेट बैंक में हम एक खाता खुलवा लिए। अब ऐसा नहीं होता है कि जहाँ जिस शहर में हम खाता खुलवाए हैं वहीं पैसा निकाल सकते हैं, नहीं। अगर स्टेट बैंक का खाता है तो हम कहीं भी जाके उस ब्रांच के शाखा से किसी भी बैंक से जाके हम पैसा को निकाल सकते हैं। यह जो बैंक उपलब्ध करा रही है यह प्रणाली कोर बैंकिंग प्रणाली है। या देखते होंगे एटीएम से, एटीएम जो कार्ड है, हम मेरा खाता स्टेट बैंक में है, लेकिन हम किसी भी अगर एटीएम कार्ड है तो हम किसी भी एटीएम मशीन से जाकर हम पैसा निकाल लेते हैं। वह जो एटीएम लगा हुआ था वो तो स्टेट बैंक का नहीं है, वो दूसरा बैंक का है, लेकिन मेरा अकाउंट स्टेट बैंक का है। लेकिन अगर हम एटीएम कार्ड है मेरे पास तो हम जाकर उस बैंक से निकाल लेते हैं, दूसरे बैंक से के एटीएम से भी निकाल लेते हैं, लेकिन पैसा किसके अकाउंट में कटता है? मेरे अकाउंट में कटेगा। यानी कि जितने भी बैंक है वह सब एक दूसरे से जुड़ा हुआ है। तो यह जो प्रणाली कहलाएगा कोर बैंकिंग प्रणाली कहेगा। यह बैंक जो उपलब्ध करा रही है ऐसी प्रणाली वह कोर बैंकिंग प्रणाली कहते हैं, इसी को कोर बैंकिंग प्रणाली कहते हैं। पहले क्या होता था, कुछ दिन पहले ऐसा होता था कि अगर हम एक बैंक का खाता अगर पटना में है तो उसी बैंक का खाता हम दूसरा जगह जाकर गया में या दूसरी जगह मुंबई, दिल्ली कहीं भी खुलवाते थे, खुल जाता था। मतलब एक ही बैंक में अलग अलग जगह पर खाता खुल रहा है। लेकिन आज के समय में एक बैंक में अलग अलग जगह पर किसी भी कोना में चल जाएंगे तो नहीं खुलेगा, क्योंकि वह आज कोर बैंकिंग प्रणाली के अंतर्गत सारे बैंक जो है एक दूसरे से जुड़ा हुआ है। एक बैंक का जितना ब्रांच है सब जुड़ा हुआ है। अगर एक खाता खुला हुआ है तो वह बता देता है कि इस आदमी का यहाँ एक खाता खुला हुआ है, इसलिए दोबारा उसका खाता नहीं खुल सकता है, अकाउंट उसका नहीं खुलेगा। तो ऐसी जो प्रणाली है उस प्रणाली को कोर बैंकिंग प्रणाली कहते हैं। यह प्रणाली बहुत अच्छा है कि हम कहीं भी खाता खुलवा रहे हैं और पैसा कहीं भी निकाल रहे हैं। तो ग्राहक की जो ऐसी प्रणाली, ऐसी जो व्यवस्था की गई बैंक द्वारा, जो ऐसी प्रणाली बनाई गई, इसे कोर बैंकिंग प्रणाली कहते हैं। अब इसको लिखेंगे कैसे? तो लिखेंगे कि कोर बैंकिंग प्रणाली क्या है, तो लिखेंगे यह एक ऐसी प्रणाली है जिसमें बैंक ग्राहकों को एक ऐसी सुविधा उपलब्ध करा रही है कि यदि हम उस बैंक किसी एक बैंक में खाता खुलवाते हैं और भारत में स्थित कहीं भी उस बैंक के शाखा से पैसा निकालते हैं तो पैसा आसानी से निकल जाता है। मतलब उस बैंक के शाखा, कहीं भी शाखा से हम पैसे को निकाल सकते हैं। यह जो बैंक द्वारा व्यवस्था दिया गया है, यह जो बैंक द्वारा प्रणाली बनाई गई है, इसे कोर बैंकिंग प्रणाली कहते हैं। उसके बाद आगे है क्वेश्चन, अगला क्वेश्चन नाबार्ड के बारे में। नाबार्ड क्या है? नाबार्ड क्या है? नाबार्ड क्या है? अगला सवाल है कि नाबार्ड क्या है?
नबार्ड। नबार्ड, एन का मतलब होता है नेशनल, बी का मतलब बैंक, ए से एग्रीकल्चर, आर से रूरल, डी से डेवलपमेंट। नबार्ड का पूरा नाम होता है राष्ट्रीय कृषि ग्रामीण विकास बैंक। नबार्ड का पूरा नाम क्या है? राष्ट्रीय कृषि ग्रामीण विकास बैंक होता है। यह जो नबार्ड की सिस्टम है वह जुलाई 1982 को लागू किया गया। नबार्ड कब लागू किया गया? जुलाई 1982 को। जो जुलाई माह में 1982 ईस्वी को यह जो नबार्ड है उसका व्यवस्था किया गया भारत सरकार के द्वारा। कृषि के हित में, जो खेती बाड़ी करने वाले लोग किसान हैं, किसानों के हित के लिए, किसानों के भलाई के लिए, कि किसानों का उन्नति हो सके, किसानों का विकास हो सके, तो मुख्य रूप से यह जुलाई 1982 ईस्वी में कृषि को विकास करने के लिए, जो किसान हैं, किसानों के हित के लिए यह नबार्ड की व्यवस्था की गई। यह क्या होता है कि यह किसान लोग जो होते हैं नबार्ड के तहत, नबार्ड के इस योजना के द्वारा क्या करते हैं कि नबार्ड योजना के द्वारा उन्हें कम समय के लिए अगर तुरंत लोन चाहिए, पैसा चाहिए, तो नबार्ड स्कीम के द्वारा किसान जो खेती करने वाले हैं वह आसानी से इसके द्वारा पैसा ले सकते हैं। लेकिन इसमें पैसा उतना ज़्यादा नहीं मिलता है, बहुत छोटी रकम मिलता है, लेकिन छोटे समय के लिए ही मिलता है। यह ज़्यादा दिन इसको रखना भी नहीं है। तो नबार्ड क्या है? नबार्ड का पूरा नाम राष्ट्रीय कृषि ग्रामीण विकास बैंक है, जो भारत सरकार द्वारा जुलाई 1982 ईस्वी को लागू किया गया। और किसके हित के लिए? तो यह किसानों के हित के लिए यह लागू किया गया, जो किसानों को अल्प समय के लिए अल्प ऋण प्रदान करता है। अल्प समय के लिए मतलब थोड़ा समय के लिए, कम समय के लिए यह कम ऋण कर्जे के रूप में दे सकता है। तो यह योजना नबार्ड कहलाता है। इस योजना को क्या कहते हैं? नबार्ड कहते हैं। यह है नबार्ड का पूरा नाम। NBARD, एन से नेशनल, बी से बैंक, ए से एग्रीकल्चर, आर से रूरल, डी से डेवलपमेंट। नेशनल राष्ट्रीय, बैंक एग्रीकल्चर कृषि, रूरल ग्रामीण और डेवलपमेंट विकास। तो इस प्रकार नबार्ड का पूरा नाम राष्ट्रीय कृषि ग्रामीण विकास बैंक होता है, जो भारत सरकार के द्वारा कब लागू हुआ? जुलाई 1982 को लागू हुआ। किसानों के कृषकों के लिए, जो किसान होते हैं किसानों के हित के लिए यह योजना लागू किया गया, जो अल्प समय के लिए अल्प ऋण प्रदान करती है। इसके बाद आगे क्वेश्चन, SHG क्या है? देखेंगे SHG क्या है? एस का मतलब होता है सेल्फ, एच का मतलब हेल्प, जी का मतलब ग्रुप। मतलब स्वयं सहायता समूह क्या है? स्वयं सहायता समूह क्या है? स्वयं सहायता समूह क्या है? SHG स्वयं सहायता समूह। क्वेश्चन रहेगा स्वयं सहायता समूह क्या है, SHG क्या है? दोनों एक बात है। इसी का पूरा नाम स्वयं सहायता समूह होता है। इसमें क्या होता है कि 15 से 20 व्यक्ति आपस में मिलता है। जैसे 15 से 20 व्यक्ति आपस में ग्रुप बनाता है और ग्रुप बनाकर आर्थिक लाभ के उद्देश्य से अपनी योजना चलाता है। एक योजना चलाता है, पैसा देता है। जैसे उसमें होता है कि एक ग्रुप, जैसे कमेटी चलाते हैं हम लोग, उस तरह का ही होता है स्वयं सहायता समूह। इसमें 15 से 20 व्यक्ति होता है, जो सब लोग आपस में मिलकर क्या करते हैं कि पैसे जमा करते हैं। और यदि किसी व्यक्ति को कर्ज चाहिए, ऋण चाहिए, तो उसी पैसा में से वे लोग देते हैं और फिर उससे ब्याज जोड़कर वापस लेते हैं। तो ब्याज उनका हो गया, जो फायदा हो गया। अब बाकी उतना और अपना पैसा लगा रहे हैं, तो ब्याज से उन लोगों को आर्थिक लाभ होता है। तो इस प्रकार 15 से 20 व्यक्ति आपस में मिलकर आर्थिक लाभ के उद्देश्य से कोई कार्य शुरू करता है, कोई कार्य संपन्न करता है, तो ऐसी जो योजना है, ऐसी व्यवस्था है, इसको स्वयं सहायता समूह कहा जाता है। यदि 15 से 20 व्यक्ति आपस में मिलकर आर्थिक लाभ के उद्देश्य से कोई भी कार्य प्रारंभ करता है, तो उसे स्वयं सहायता समूह कहा जाता है। ठीक है, 15 से 20 व्यक्ति। और एक इसी प्रकार का क्वेश्चन है सहकारिता। सहकारिता सेम बात है, लेकिन इसमें 2 या 2 से अधिक व्यक्ति, 2 या 2 से अधिक व्यक्ति
दो या दो से अधिक व्यक्ति, इसको भी समझ लें सहकारिता क्या है। दो या दो से अधिक व्यक्ति आपस में मिलकर आर्थिक लाभ के उद्देश्य से कोई भी कार्य प्रारंभ करता है तो उसे सहकारिता कहते हैं। दोनों बात ध्यान से, स्वयं सहायता समूह में 15 से 20 व्यक्ति, सहकारिता में 2 या 2 से अधिक व्यक्ति। यदि 2 या 2 से अधिक व्यक्ति आपस में मिलकर कोई कार्य करता है तो उसे हम सहकारिता कहते हैं। उसे क्या कहते हैं? सहकारिता। सहकारिता का प्रारंभ कब हुआ? 1904 ईस्वी में। ऑब्जेक्टिव के लिए सहकारिता का विकास कब हुआ? 1904 ईस्वी में। सहकारिता कब आरंभ हुआ? 1904। ऑब्जेक्टिव रहे 1904 पर मार देंगे कि भारत में सहकारिता का प्रारंभ कब हुआ, तो 1904 ईस्वी में सहकारिता का शुरुआत हुआ। 15 से 20 व्यक्ति स्वयं सहायता समूह, 2 या 2 से अधिक व्यक्ति सहकारिता। अब आर्थिक लाभ के उद्देश्य से यदि काम करते हैं तो वह सहकारिता होगा 2 या 2 से अधिक व्यक्ति के लिए, और 15 से 20 व्यक्ति रहेंगे तो स्वयं सहायता समूह होगा। सहकारिता कब प्रारंभ हुआ? 1904 ईस्वी में। सहकारिता भारत में कब आया? 1904 ईस्वी में। आगे 1-2 क्वेश्चन और है, उसके बाद रिलेशन खत्म है। और जितना क्वेश्चन करा रहे हैं, अगर क्वेश्चन इतना कंप्लीट हो जाए तो एग्जाम में इससे ज़्यादा क्वेश्चन नहीं आएगा। सूक्ष्म वित्त योजना से आप क्या समझते हैं? सूक्ष्म वित्त योजना से आप क्या समझते हैं? सूक्ष्म वित्त योजना होता है कि जैसे बहुत सारी योजना आती है मुख्यमंत्री के द्वारा, प्रधानमंत्री के द्वारा। इसमें होता है कि जो गरीब वर्ग के लोग होते हैं उसको कोई व्यापार करने के लिए, कोई बिजनेस करने के लिए, छोटी लघु उद्योग, कुटीर उद्योग खोलने के लिए क्या करती है कि सरकार उसको पैसा देता है, लोन देता है। जिस तरह का काम करना है उसके आधार पर, अगर किसी को बकरी पालन करना है तो उसके आधार पर मिलेगा, मुर्गी पालन करना उसके आधार पर मिलेगा, खिलौना उलौना बनाना है उसके आधार पर मिलेगा। मतलब जिस तरह का हम काम करेंगे उसके आधार पर यह जो सरकार होती है उस योजना के तहत पैसा देता है। तो यह जो योजना होती है, योजना सूक्ष्म वित्त योजना होती है। लेकिन यह योजना क्या होती है कि ऐसा नहीं है कि जो पैसा देगा उसको वापस नहीं करना है। सूक्ष्म वित्त योजना होता है कि अल्प समय के लिए अल्प ऋण दिया जाता है। फिर अगर आपको बिजनेस करने के लिए दे रहा है, आपका बिजनेस अच्छा चलता है तो उसको पैसा फिर वापस करना है, ये नहीं कि पैसा उसका रख लेना है। तो सूक्ष्म वित्त योजना क्या है? वैसा योजना जिसमें अल्प समय के लिए अल्प राशि प्रदान की जाती है ताकि जो गरीब वर्ग के लोग हैं वे उस राशि के द्वारा अपना जीवन को आगे बढ़ाए, अपने उन्नति को आगे बढ़ाए, उसे भी मौका मिले आगे बढ़ने का। तो ऐसी योजना को सूक्ष्म वित्त योजना कहा जाता है। किसानों को साख अथवा ऋण की आवश्यकता होती है, क्यों? लास्ट क्वेश्चन, किसानों को साख अथवा ऋण की आवश्यकता होती है, ऋण की आवश्यकता होती है, क्यों? साख या ऋण का मतलब लोन, उसको पैसा चाहिए। तो किसानों को जो लोन चाहिए, क्या क्यों चाहिए? तो भारतीय जो किसान होता है, भारत की जो किसान है वह उतना भी आर्थिक स्थिति ठीक नहीं है। अगर आर्थिक स्थिति ठीक रहता तो सरकार द्वारा उसे कोई मदद की ज़रूरत नहीं थी, सहायता राशि की ज़रूरत नहीं थी। लेकिन भारत के जो किसान हैं बेचारे बहुत गरीबी स्थिति से, उनका आर्थिक स्थिति ठीक नहीं है। किन्हीं के पास सही ढंग से सिंचाई करने के लिए पैसा नहीं है, तो खेतों की जुताई करने के लिए ट्रैक्टर, पावर टेलर का सही व्यवस्था नहीं हो पाता है, तो सही उर्वरक का व्यवस्था नहीं हो पाता है, तो अच्छे किस्म के बीज की व्यवस्था नहीं हो सकता है। तो किसानों को साख अथवा ऋण की आवश्यकता इसीलिए पड़ता है कि वह सही ढंग से सिंचाई कर सके। जो साख या ऋण मिले तो उसके पैसे से सही ढंग से सिंचाई कर सके, पावर टेलर खरीद सके या पावर टेलर भाड़े पर लाकर काम करा सके, उर्वरक सही ढंग से उपयोग करे, अच्छे किस्म का बीज खरीद सके। तो लिखेंगे कैसे कि किसानों को सिंचाई, उर्वरक, उच्च किस्म के बीज की आवश्यकता होती है, लेकिन उनके पास पैसा नहीं रहता है। तो कृषि कार्य करने के लिए उन्हें
साख अथवा ऋण की आवश्यकता होती है ताकि वे अच्छे ढंग से फसल का उत्पादन कर सकें। बस इस तरह से लिखेंगे। ये क्वेश्चन बहुत बार पूछा हुआ है, किसानों को साख अथवा ऋण की आवश्यकता होती है। यह क्वेश्चन नॉर्मल है, आ ही जाता है। तो इस लेसन में हमारी वित्तीय संस्थान में इतना ही था। यह लेसन इसी के साथ समाप्त है। और अगला जो लेसन है उसका नाम है रोजगार एवं सेवाएं। लास्ट में ऑब्जेक्टिव हर लेसन का करा दिया जाएगा। ऑब्जेक्टिव बीच में छोड़े हैं, एक लेसन में कुछ ऑब्जेक्टिव हुआ है, दूसरा में नहीं हुआ है, तीसरा में भी नहीं हुआ है, चौथा में एक वित्तीय राजधानी मुंबई और वित्तीय वर्ष 1 अप्रैल से 31 मार्च, यह दोनों ऑब्जेक्टिव के लिए बहुत इम्पोर्टेंट है। और बाकी जितना छूटा है पूरा चैप्टर ख़त्म होने के बाद पूरा ऑब्जेक्टिव NCERT का करा देंगे। ठीक है, तो इसी के साथ समाप्त। और अगला वीडियो में हम लोग 5वां लेसन रोजगार एवं सेवा पढ़ेंगे। धन्यवाद।